जुड़े हुए हैं। चंचल हमारे साथ नोएडा से हैं, संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं असम से। तो मैं सबसे पहले जीवन आप ही का रुख कर लेती हूँ। जीवन, फिलहाल यहाँ पर किस तरह का मौसम है, क्योंकि कल जब आपने तस्वीरें दिखाई थी तो मौसम जरा साफ था, आज क्या है मौसम का हाल? जी मिनिस्टर, सही कहा आपने, मौसम साफ है पिछले 2 दिनों से लगातार। लेकिन जो जिस तरह से धर्मशाला और कुल्लू में जो इंसिडेंट हुआ प्लस फ्लाइट हुआ, उसमें जो निकल कर सामने आए वो 7 शव अभी तक बरामद किए गए हैं मुनूनी घाट से, धर्मशाला से। और इसी तरह से 3 शव, 3 जो लोग बहे थे कुल्लू में सैंध घाटी में, उनमें से एक बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम द्वारा। लेकिन मौसम साफ बना हुआ है 2 दिनों से, और जो सर्च अभियान जो शुरू किया गया था उसमें वो सफल हो रहा है और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। डीसी कांगड़ा ने साफ किया कि एक आदमी अभी मिसिंग है, जिसको शीघ्र ही निकाल लिया जाएगा। जी मनीषा। ठीक है, मैं संजय का रुख कर लेती हूँ। डिब्रूगढ़ से वो हैं, असम से वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जरा बताइएगा संजय, फिलहाल यहाँ पर किस तरह का हालात है? क्या मौसम चिंताजनक बना हुआ है या साफ है? जी मतलब असम का जो अभी हालात है काफी गंभीर बना हुआ है। मौसम विभाग ने, क्षेत्रीय मौसम विभाग ने जानकारी दिया है कि आने वाले 24 घंटों में 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके जरिए मतलब काफी जोरदार बारिश होने वाली संभावना जताई जा रही है। तो जो 12 जिले हैं असम में, अभी फिलहाल उनको येलो जोन में रखा है और प्रशासन को जानकारी दिया है कि सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि रात में, अभी दिन का मौसम काफी सुहाना था, लेकिन रात होते ही बारिश का जो प्रक्रिया होता है काफी जोरदार होता है, जिस वजह से सुबह होते ही सारे इलाकों में पानी भर जाते हैं, नदी नाले बाढ़ जैसे हालात बना देते हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। व्यवस्थाएं क्या है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं जरा नोएडा का रुख कर लेती हूँ। यहाँ से हमारे सहयोगी बने हुए हैं चंचल। चंचल, जरा बताइएगा, क्योंकि अच्छी खबर नोएडा वासियों के लिए और दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए है कि आज आखिरकार बारिश हो ही गई है, जिसका इंतजार लोग कर रहे थे कि देश भर में मानसून की बारिश हो गई है, यहाँ कब होगी? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा मनीषा, आज दिल्ली एनसीआर समेत कई फरीदाबाद की बात करें, यहाँ पर बारिश काफी टाइम से हो रही है। और अभी बात करें तो अभी भी यहाँ पर जो हल्की हल्की जो बूंदाबांदी अभी भी चल रही है। साथ ही बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दिल्ली एनसीआर की अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं एक तरफ जो बारिश है खुशी लेके आती है क्योंकि गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नोएडा वासी है, नोएडा की ऐसे सेक्टर है जहाँ पर बारिश होते के साथ यहाँ पर जल भराव की समस्या जो उत्पन्न हो जाती है। अगर नोएडा के सेक्टर 62 के अगर खोड़ा की बात करें, जो खोड़ा जो कि NH-24 को जोड़ता है, खोड़ा का मार्ग, वहाँ की बात करें तो यहाँ पर करीब एक बरसात होते के साथ ही यहाँ से 1-2 फुट पानी भर जाता है। तो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण इस तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देता है। तमाम जो नाले, और दूसरी चिंता वाली बात चंचल ये हो जाती है, क्योंकि कॉर्पोरेट हब हम नोएडा को मानते हैं, यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे दफ्तर है इसमें। जब लोग शाम के समय दफ्तरों से बाहर निकलते हैं तो उसे सामान्य तौर पर भी जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। अब बारिश हो गई है तो निश्चित तौर पर ये तो एक बड़ी चुनौती वहां से गुजर रहे लोगों के लिए होने वाली है आज। बिल्कुल, देखिए, अगर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली एनसीआर की अगर नोएडा में जिस तरह बारिश पड़ती है तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो जाम की उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर हल्की सी बूंदाबांदी के होने के बाद यहाँ पर जो कुछ मार्ग ऐसे हैं जहाँ पर पूरी तरीके से ब्लॉक आते हैं, चाहे हम गौर सिटी की बात करें, चाहे हम सेक्टर 62 गोल चक्कर की बात करें, जहाँ पर गोल चक्कर जो वहाँ पर जो नीचे का जो पुल बना हुआ है वहाँ पर पानी भर जाता है, जिसको लेकर वहाँ पर पानी की निकासी के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किए गए हैं। तो नोएडा प्राधिकरण वहाँ पर तत्काल जाकर वहाँ पर मोटर लगा के वहाँ से पानी को निकाला जाता है। यहाँ पर कई हादसे भी हो सकते हैं, जिसको लेकर यहाँ पर तमाम ऐसे मुख्य मार्ग हैं जहाँ पर थोड़ी सी बारिश पड़ने के साथ ही यहाँ पर जो यातायात है वो प्रभावित हो जाता है। जी ठीक है, मैं संजय एक बार फिर से आप ही का रुख कर लेती हूँ। संजय, क्योंकि हम व्यवस्थाओं को लेकर बात कर रहे थे, क्या मौके पर टीमें तैनात की गई हैं? क्योंकि पूर्वोत्तर का राज्य होने के नाते यहाँ पर और संवेदनशीलता बढ़ जाती है, मौसम के लिहाज से और ज़्यादा चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। किस प्रकार की तैयारियाँ अधिकारियों की है, विभागों की हैं, क्या नज़र आता है आपको? असम के मुख्यमंत्री ने असम डिजास्टर मैनेजमेंट को पूरी तरह से छूट दे के रखी है और असम डिजास्टर मैनेजमेंट अपनी पूरी तैयारी के मूड में है कि किसी भी हालत में वो लोग जो भी हालात आए, बारिश का, सब में निपटने के लिए प्रशासन के साथ जुटे हुए हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार मुआयना कर रही है जिस इलाके में भारी बारिश या बाढ़ की परिस्थिति होने वाली है। ऐसे कि डिब्रूगढ़ जिले में जो बारिश से मतलब पूरा शहर जलमग्न हो गया था, लोगों का जीना मुश्किल हो गया था।
साथ ही गुवाहाटी मेट्रो सिटी भी बाढ़ बारिश के कारण जलमग्न हो जाते हैं और लोगों को काफी परेशानी को सामना करना पड़ता है। मेट्रो सिटी हो या जो भी शहर हो, गांव अंचल हो, सभी में मतलब बारिश का हाल काफी लोगों को परेशान करता है। यानी ये डिफाइन कर पाना, ये समझ पाना कि क्या शहर, क्या ग्रामीण है इलाका, क्या गांव, क्या शहर, कमोबेश हर तरह की तस्वीर जो है वो एक जैसी नजर आ रही है। ठीक है, जीवन का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। जीवन, जरा बताइएगा फिलहाल क्या मौके पर टीमें तैनात हैं, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से जब क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटा, उसके बाद जंगलों के रास्ते लोगों को निकाला गया। कई जगह पर ऐसी है जहां पर बादल फटने के बाद पानी का प्रवाह इतना तेज हो गया कि वो लोगों के घरों तक घुस आया है। फिलहाल किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने का काम हो रहा है? बिल्कुल, जैसा आपने मनीषा कहा कि हिमाचल में अब टीमें बढ़ा दी गई हैं, जो सर्च टीमें वो बढ़ा दी गई हैं। आपदा प्रबंधन या मैनेजमेंट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उन्होंने भी हर जगह अपनी टीमें तैनात कर दी हैं। तो कुल मिला के 16 से 30 टीमें हिमाचल में उन जगहों पे तैनात कर दी गई हैं जहां बहुत जरूरत है, जहां पर दरिया है, कोई बड़ा नाला है या फिर कोई बड़ी पानी की जगह है जहां पे किसी दुर्घटना की आशंका है, वहां पर टीमें प्रशासन ने तैनात कर दी गई हैं। पिछले कल मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि डीसी जो हैं, जितने भी जो 12 जिले हैं हिमाचल में, सभी डीसी को आदेश दिए गए हैं कि आपदा प्रबंधन की टीमें बनाएं और उन जगह पर तैनात करें जहां इनकी जरूरत है। जी मनीषा। अच्छा जीवन, क्योंकि कई लोग जो हैं वो हादसों का शिकार होते हैं, काफी जान माल का नुकसान भी पहुंचता है और कई लोग घायल हो जाते हैं। फिलहाल अस्पतालों की क्या व्यवस्था है? क्या उतनी दुरुस्त व्यवस्था नजर आ रही है कि फौरन किसी घायल को लेकर गए और उनका इलाज हुआ? बिल्कुल तैनात कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम, जो आपदा प्रबंधन ने अपनी टीम बनाई है, ना केवल लोगों को मलबे या बाढ़ ग्रस्त इलाकों से निकालने की नहीं है, पूरी तरह से बंदोबस्त किया गया है। अस्पतालों में भी बेड लगाए गए हैं, रूम्स बनाए गए हैं, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि आपात स्थिति में अगर कोई मरीज वहां पर आता है तो तुरंत उसका इलाज कर दिया जाए। दूसरा, इन्होंने हर जगह पे जो अपनी जो आपदा प्रबंधन टीमें वहां मौके पर तैनात कर दी गई, वहां डॉक्टर्स भी हैं, तो डॉक्टर तत्काल प्रभाव से उस आदमी को जिसको जरूरत है उसको इलाज दे रहे हैं। जी मनीषा। ठीक है, मैं संजय का रुख कर लेती हूँ। संजय, क्योंकि हमने कई तस्वीरें ऐसी भी देखी और हम लगातार अपने दर्शकों को वो दिखाते भी हैं, अलग अलग शहरों की तस्वीरें, उसमें हम असम के डिब्रूगढ़ की भी तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पर ऐसी तस्वीर आती है कि बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, घरों में पानी घुस आया है। यहाँ पर किस तरीके से लोगों को मदद दी जा रही है? क्या प्रशासनिक सहायता लोगों को मिल रही है? राहत का काम हो रहा है क्या लोगों के लिए या नहीं? जी जी जी, असम के डिब्रूगढ़ में जो बाढ़ बारिश का हालत हुआ था, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों ने काफी उल्लेखनीय काम कर रहे हैं और जो जिला प्रशासन है वो भी काफी सक्रिय हो गए हैं और सरकारी जितने भी सुविधाएं हैं लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि बाढ़ बारिश के जो कारण लोगों का परेशानी होता है, सामना करना पड़ता है, जिसके लिए लोगों को काफी समस्या का परेशानी होता है, जिस कारण से लोग परेशान होते हैं। और जिला प्रशासन की ओर से काफी सारी सुविधाएं, जितने भी मेडिकल की टीमें हो या मच्छर की दवा या नाले साफ करने हो, पानी को डिस्ट्रॉय करना हो, जितने भी काम है, सभी प्रकार के काम करने के लिए तो जिला प्रशासन के साथ साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम हर वक्त मौजूद है और प्रशासन। ठीक है संजय, आप बने रहिए।